है तो वेरिएबल कॉस्ट 70 है, और अगर पीवी रेशियो 20 है तो वेरिएबल कॉस्ट 80 है। एक बच्चा सोच रहा है कि हमेशा पीवी रेशियो दी होगी, मैं उसके फिर कान पे थप्पड़ मारूंगा। आपको अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया तो आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, और पीवी रेशियो दिया तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल सकते हैं। इन दोनों को देने का कारण यह है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जब स्टेप नंबर 2 में बनाएंगे तो आराम से बना पाए। आपको इन्फॉर्मेशन तो पता हो कि हम ये यूज करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अब कंसेप्ट नंबर 8, मुझे मालूम है कि आप लिखकर थक गए। अगर आप कंसेप्ट 8 लिख लेंगे तो मेरे हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि मुझे आने वाले आधे घंटे तक फिर कुछ भी नहीं लिखवाना। आप खाली कंसेप्ट नंबर 8 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लास्ट कंसेप्ट अभी लिख रहे हैं, आधे घंटे तक कुछ नहीं लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन रिलेशन टू ब्लॉकेज ऑफ फंड्स इन डेटर्स। कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन रिलेशन टू ब्लॉकेज ऑफ फंड्स इन डेटर्स। हम डेटर्स में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंसेप्ट नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन रिलेशन टू ब्लॉकेज ऑफ फंड्स इन डेटर्स, लिखिए। बहुत ही छोटी सी बात लिखी है। आपने डेटा टर्नओवर रेशियो पहले भी पढ़ी हुई है, मुझे मालूम है, लेकिन शायद आपको उसका मतलब नहीं पता। मैं आज आपको मतलब के थ्रू बताऊंगा कि मान लेते हैं आपको डेटा टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स दी है। इसका मतलब 12 महीने में 6 बार डेटा टर्न कर रहे हैं। टर्न कब करेंगे? जब पुराने डेटर्स पैसे दे देंगे और नए डेटर्स खड़े होंगे, फिर पुराने दे देंगे, नए खड़े होंगे। इसका मतलब 12 महीने में 6 बार टर्न किया है। 12 महीने में 6 बार टर्न किया है। इसका मतलब एक और समझ आता है कि आप उधार खाली 2 महीने का दे रहे हैं। यू आर गिविंग क्रेडिट ओनली ऑफ 2 मंथ्स। यू आर गिविंग क्रेडिट ओनली ऑफ 2 मंथ्स। आप 2 महीने का उधार दे रहे हैं, इससे यह समझ आता है। बाकी की बातें आप लिख लें, मैं अभी क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि हम एक बार 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 स्लाइड नहीं खोलेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट नंबर 8 पूरा लिख लें। थोड़ी सी मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक की है, ठीक कर लीजिए। इंप्लाइज फॉर ग्रांटिंग अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स हायर द डेटर टर्न रेशियो। सपोज then it implies that, सेंटेंस सीखनी है। सेंटेंस ठीक नहीं था, मैंने ठीक कर दिया दोस्तों। Higher the debtor turnover ratio, better less will be the credit period and hence less will be the opportunity cost। और आगे लिख लें better it is। मैं फिर रिपीट करता हूं, जितना आप क्रेडिट पीरियड ज्यादा लंबा देंगे, इसका मतलब आपकी मार्केट में डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं है। क्योंकि उधार कब देंगे और आप कैश में कब बेचेंगे? आप बताइए, हमारे यहाँ दिल्ली में हल्दीराम दही भल्ले बेचता है, वो कभी उधार में देता ही नहीं है, लाइन लग के लोग पैसे देते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड है, उसकी क्वालिटी है, उसकी ब्रांड है, उसके काउंटर्स हैं। तो मेरा मेरा कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर कोई कंपनी उधार में देती है तो एक ही कारण है उधार में देने का, एक ये कारण है कि उसका सामान कम बिकता है या ज्यादा नहीं बिक पाता, इसीलिए वो उधार में देते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितनी टर्नओवर रेशो ज्यादा होगी उतना क्रेडिट पीरियड कम होगा। अच्छा, जितना क्रेडिट पीरियड कम होगा उतना उतना वो कंपनी की डोमिनेटिंग पोजीशन है। ठीक है, लिख लिया। चलिए बी पॉइंट लिखिए।
मुझे उम्मीद है कि आपने शायद सी पॉइंट भी लिख लिया है। चेंज इन क्रेडिट पीरियड नॉट ओनली अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स बट ऑल्सो अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट इन अदर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब जब आप क्रेडिट पीरियड को चेंज करते हैं तो दोस्तों उससे कहीं ना कहीं और भी चीजों में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कहते हैं बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। अगर आपके थॉट्स बदलेंगे तो आपके जो वर्ड्स हैं वो बदलेंगे, और अगर आपके वर्ड्स बदलेंगे तो आपकी एक्शंस बदलेंगी, और जब आपकी एक्शंस बदलेंगी तो आपकी हैबिट्स बदलेंगी, और जब आपकी हैबिट्स बदलेंगे तो आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह से क्रेडिट पीरियड के चेंज करने से काफी जगह बदलाव आते हैं। कंसेप्ट नंबर 9 लिखना नहीं है, हम बाद में देखेंगे। अभी आप आ जाइए, हम पहले एक बात कर लें। इसको हम अभी मिनिमाइज कर रहा हूं और मैं आगे चल रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सभी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट लगाकर और पढ़ लें, क्योंकि बीच में आपने कंसेप्ट लिखे हैं, शायद आप भूल गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। पहला क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ क्रेडिट पीरियड। मैंने बताया था कि आपके पास एग्जिस्टिंग सेल्स है 24 लाख रुपए की, और एग्जिस्टिंग क्रेडिट पीरियड है 30 डेज का। प्रपोज इंक्रीज इन क्रेडिट पीरियड बियॉन्ड नॉर्मल 30 डेज, रेलेवेंट इंक्रीज ओवर नॉर्मल सेल्स, ये सब बातें हैं। तो मैं यहाँ पर शुरू करूंगा और स्टेप नंबर 1 लिखूंगा। एक बच्चे ने तो ठंड रखी कि चलो एट लास्ट पहला क्वेश्चन तो शुरू हुआ। वो सोचने लगा कि पहली क्लासेस हम कहीं और करते थे, वहां तो पहली क्लास में क्वेश्चन शुरू कर देते थे। हाँ बेटा, आप ठीक सोच रहे हो। बेटे ईमानदारी के बाद बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आपके बेसिक लॉजिक्स क्लियर हो, इसलिए इतना समय लगाया। क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करने वाला हूं। आप कंपेयर कर लेना दोस्तों। कंसेप्ट 16 तक कहीं नहीं बताया गया होगा, मैं बताऊंगा। बंदा हाजिर है, अभी आपके सामने 16 कंसेप्ट भी आएंगे। तो स्टेप नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग alternative proposals. Step number 1, statement showing alternative proposals. सबसे पहला तो मैं लिखूंगा जी existing position। इसको वैसे कुछ किताबों में स्टेटस भी कहा गया, स्टेटस को। वो टेंशन नहीं है जी, लिख रहा हूं टू ग्रांट क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days। हम पहला लिख रहे हैं टू ग्रांट क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज। फिर लिख रहा हूं जी मैं प्रपोजल नंबर 1। प्रपोजल 1 अब शुरू होगा, टू ग्रांट क्रेडिट पीरियड ऑफ 45 days। प्रपोजल नंबर 2 टू ग्रांट, लिखेंगे सभी लिखेंगे, कसम होगी अगर ना लिखा आपने तो, साथ साथ लिखेंगे तभी फायदा होगा। टू ग्रांट क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 डेज, क्योंकि 30 दिन का है, इसमें 4 प्रपोजल्स हैं। इसका मतलब एक स्टेटस है और 4 प्रपोजल हैं। तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको प्रपोजल्स लिखने हैं। तो मैंने पहले स्टेटस को लिखा, आप चेक कर लीजिए। इस तरह की प्रेजेंटेशन अगर आप करते हैं, भले आंसर ठीक ना भी निकले, आपके नंबर पूरे आएंगे। वो इसलिए कि दोस्तों आप प्रेजेंटेशन से काम कर रहे हैं। तो चलिए जी, प्रपोजल नंबर 2 के बाद लिखेंगे प्रपोजल नंबर 3, टू ग्रांट credit period of 75 days। Proposal number 4, to grant credit period of 90 days।
90 दिन का। 4 प्रपोजल्स है, एक एग्जिस्टिंग है। इसका मतलब 5 आपको चीजें दी हैं, 1 2 3 4, 4 प्रपोजल्स है और एक एग्जिस्टिंग है। और आपको एग्जिस्टिंग क्रेडिट पीरियड को कंपेयर करना है सभी प्रपोजल से, और उसके बाद इन सभी में से ऑप्टिमम निकालना है। तो हम स्टेप नंबर 1 कर चुके हैं, अब मैं आ रहा हूं स्टेप नंबर 2 में। मैं सभी का प्रॉफिट निकाल लूंगा और फिर आगे चलूंगा। तो मैं लिख रहा हूं जी स्टेप नंबर 2। आहा, आहा, आहा। परिंदों की बात की थी आज मैंने क्लास शुरू होने से पहले, क्योंकि परिंदों को कोई तालीम नहीं देता आसमां में उड़ने के लिए। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग। तो जिन इंसानों की हिम्मत होती है, जिन इंसानों के आरजू होती है आसमां को छूने का, वो परवाह नहीं करते गिरने की, हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट्स ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। हम सभी प्रपोजल्स की क्या करेंगे, प्रॉफिट्स निकाल देंगे दोस्तों, प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर देंगे। आइए, आइए दोस्तों, हम सभी की प्रॉफिट्स को निकाल दें। प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, प्रपोजल 3, प्रपोजल 4, चारों प्रपोजल्स मैंने लिख दिए दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी की प्रॉफिटेबिलिटी निकालूंगा। आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। कैलकुलेटर बाहर निकाल लो मेरे बेटे, लैक्स में लिखनी है लैक्स में लिख दो, पूरी लिखनी है मेरे बेटे पूरी लिख दो। मैं तो कहता हूं पहले पूरा लिख दीजिए तो क्वेश्चन ज्यादा समझ आएगा। अगले क्वेश्चन में हम लैक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं मेरे बेटे। 25,20,000 मेरे बेटे, 25,80,000 मेरे बेटे, 26,10,000 मेरे बेटे, 26,40,000 मेरे भाई बहन। तो मैंने आपके सामने सेल्स लिख दिया बेटे, और इसको मैंने डबल अंडरलाइन भी कर दिया मेरे लाल। फिर आपको पता ही है, हम वेरिएबल कॉस्ट या किसी भी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में हम कॉस्ट को नीचे लिखते हैं। अच्छा, कॉस्ट लिखने का एक तरीका अपनाना है आपने, बस वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि ऐसा क्यों। सारी कॉस्ट लिखेंगे उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन पहले हम जैसे वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, फिर फिक्स कॉस्ट लिखेंगे, और फिर इंटरेस्ट कॉस्ट लिखेंगे, अपॉर्चुनिटी। 3 कॉस्ट आप मेरे हिसाब से लिखेंगे इसी प्रायोरिटी में। बाकी तो जितनी भी कॉस्ट होंगी सारी लिखनी है, लिखनी है। जैसे बैड डेट्स है तो लिखना है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है तो लिखना है, बाकी सब कुछ लिखना है मेरे दोस्त। मैं कहता हूं लिखना सब कुछ ही है, लेकिन अगर आप इस प्रेफरेंस में लिखेंगे, पहली 3 की प्रेफरेंस समझ लें, बाकी तो जैसे मर्जी लिखें। और पहली 3 की प्रेफरेंस वैसी क्यों होगी उसका लॉजिक मैं बताऊंगा। अभी 1 मिनट के लिए ठंड रख लीजिए। अब मैं पहले स्टेटस को का प्रपोजल कर रहा हूँ, एक एक कॉलम को भरूंगा, साथ साथ इकट्ठे नहीं करूंगा, क्योंकि जब साथ साथ करूंगा तो समझ कम आएगी, गलती होने के भी चांसेस है। इसलिए आप सभी पहले स्टेटस को में आ जाएं। आपको पीवी रेशो दी हुई है, मैं अपना कैलकुलेटर बाहर निकाल रहा हूं, आप अपना कैलकुलेटर बाहर निकाल लें। अगर आपको पीवी रेशो 25% की दी हुई है तो दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट रेशो तो 75% हो गई। ठीक है जी, तो 24 लाख इंटू 75%, ये आ गया जी 18 लाख। मैं कहता हूं जी मैं पहले फर्स्ट स्टेटस वाला करूंगा, 18 लाख, 18 लैक्स, 18 लैक्स, 18 लैक्स। अब देखिए जी फिक्स कॉस्ट तो दी नहीं हुई तो मैं लिखूंगा ही नहीं। मैंने कहा जरूरी नहीं है दियो, नहीं दी तो लिखेंगे ही नहीं। बैड डेट्स भी नहीं दिए, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी नहीं दी, फैक्टरिंग भी नहीं दी, क्रेडिट कॉस्ट भी नहीं दी, तो लिखनी भी नहीं है। ये तो इसलिए लिख दी कि आपको आइडिया रहे। हाँ, इंटरेस्ट कॉस्ट दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, आपको 20% का इंटरेस्ट रेट दिया है, प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट। तो आइए मैं पहले आपको एक बात ये समझा दूं कि इसका वर्किंग नोट हम कैसे बनाएंगे। और आइए हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। इंटरेस्ट कॉस्ट निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट जरूर बनाना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है जी, स्टेटस प्रपोजल 1 2 3 4।
यहां पे मैंने लिखा बेटे क्रेडिट पीरियड, अभी बता रहा हूं बेटे क्यों। जैसे क्रेडिट पीरियड बेटे 30, 45 ये डेज में मेरे बेटे, 60, 60, 60, 75, 90। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स मेरे बेटे 24 lakhs, 25 lakhs 20,000, 25 lakhs 80,000, 26 lakhs 10,000, 26 lakhs 40,000। बेटे मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं मेरे बेटे, अमाउंट इन्वेस्टेड इन डेटर्स, डेटर्स में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको निकालना है मेरे बेटे। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, 30/360। मैं आप एक साल में 360 दिन ले रहा हूं। एक बच्चा कहता है ये 365 होते हैं, दूसरा कहता है 366 होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बट मैं 360 ले रहा हूं कि डेसिमल्स में फिगर ना आए, और कोई कारण नहीं है। आप जो ठीक लगता है ले लीजिए, इंटू 24 lakhs। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, 24 इंटू 30/360 इज इक्वल टू 2। 2 लाख रुपए के डेटर्स हैं जी जो आपके पास रहेंगे, 2 लाख रुपए के डेटर्स होंगे। आप इसी तरह से बाकी फिगर्स निकालिए, जैसे 25 लाख 20,000 इंटू 45/360 इज इक्वल टू 3,15,000। थर्ड निकालिए 60/360 इंटू 25,80,000, ये आ गया जी 4,30,000। सभी बच्चे करेंगे, कसम होगी अगर ना किया तो। मैं फिर रिपीट करता हूं, कसम होगी ना किया तो। आप सभी ने करना है। तो मैं यहाँ पर 1 सेकंड में पहले लिख रहा हूँ, आप आराम से देखें, मैं फिर इसके बाद रुकूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब कैलकुलेटर से मेरे साथ साथ पहुंच जाए। ये मैंने थर्ड का लिख दिया और मैं लास्ट का देखने जा रहा हूं। अब ये मैंने बेटे लास्ट का निकाल दिया, ये मैंने बेटे लास्ट का निकाल दिया, ये मैंने बेटे लास्ट का निकाल दिया। आइए यहां तक निकाल दीजिए आप पहले, आप यहां तक कर दीजिए, खुद कैलकुलेटर से कीजिए। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा फायदा रहेगा आप खुद कैलकुलेटर से करें, अपने आप करें। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, आइए खुद करें अपने आप। उम्मीद है दोस्तों आपने लिख लिया होगा, ये कैलकुलेट किया होगा। अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, मैंने 1 मिनट का आपको स्पेस दिया कि आप खुद कैलकुलेटर से करें कि इतने पैसे आपके डेटर्स में रहेंगे। मतलब ये हुआ कि ये जो 2 लाख रुपए निकाले हैं ना आपने, ये 2 लाख रुपए 30 दिन के लिए नहीं रहेंगे। आप सुनिएगा जरा ध्यान से, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। जैसे आप 30 दिन का उधार देंगे तो 2 लाख रुपए जो लेने थे आपको 30 दिन के बाद मिलेंगे, और फिर जो पुराने डेटर्स तो मिल गए होंगे, फिर नए डेटर्स जो है फिर ब्लॉक हो गए होंगे, फिर 2 लाख रुपए आपको 30 दिन के बाद मिलेंगे। ये नए वाले डेटर्स हैं दोस्तों। इसी तरह से फिर नए वाले डेटर्स, फिर नए वाले, फिर नए वाले, फिर नए वाले, इसी तरह से 2-2 लाख रुपए आपको फिर मिलेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 महीने तक आपकी फंड्स में ब्लॉकेज रहेगी। इट मींस rupees 2 lakh will be invested in debtors for 12 months। अब सवाल आता है कि अगर आप उधार ना देते, सुनिएगा ध्यान से, बड़ी प्यारी और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अगर आप उधार ना देते तो ये पैसे आपको पहले ही मिल जाते, और जब आपको पहले पैसे मिल जाते तो आप एटलीस्ट उसको बैंक में तो जमा करा ही सकते थे, और जब आप बैंक में जमा करा सकते थे तो आपको उसमें ब्याज मिलता। और दोस्तों ब्याज का रेट दिया हुआ है, ब्याज का रेट है 20%। आहा आहा, 40,000 रुपए आपको ब्याज में दिए हुए हैं। 2 lakhs इंटू 20%, 40,000 रुपीज। मैं कहूंगा इसका नाम है अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इस तरह से मैं बाकी सभी क्रेडिट पीरियड्स की निकालने वाला हूं। लॉजिक यही है, मैं यही बताना चाह रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 3,15,000 अगर आप 45 दिन का उधार दें
तो दोस्तों 3,15,000 पुराने वाले नहीं रहेंगे, पुराने आ जाएंगे नए फिर खड़े हो जाएंगे, पुराने आ जाएंगे फिर नए। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 12 महीने में 3,15,000 जो आपको पहले मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे, वो लेट मिल रहे हैं। अब बात को समझ रहे हैं ना? तो चलिए जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, हाँ मैं यहाँ लिख रहा हूं अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। तो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इंटू 20%, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 40,000 रुपए जो मिल सकते थे नहीं मिले। तो ये भी तो एक तरह की आपकी कॉस्ट है, इंटू 20%, 63,000 रुपए इंटू 20%, 86,000 रुपीज इंटू 20%। दोस्तों मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कर रहे होंगे। कुछ भी नहीं करना, 20% ही तो निकालना, और क्या करना है दोस्तों। 1,32,000 रुपए, ये मैंने आपके सामने अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट की फिगर्स निकाल दी हैं। आप सभी स्टूडेंट जरूर करें, कैलकुलेटर से करें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। 2 लाख रुपए के ऊपर 20, 3,15,000 के ऊपर 20, ऐसे सबके ऊपर 20। तो मैं इन्हीं फिगर्स को यहाँ पे लिख रहा हूँ, पिछली शीट में जा रहा हूँ और वहां पर ये सारी फिगर्स में लिख दूंगा। जैसे 40,000 रुपए की फिगर आपने यहाँ पे निकाली है, क्योंकि मुझे बार बार आगे पीछे चलना होगा तो इकट्ठा पहले लिख रहा हूँ। 63,000, 86,000, 1,08,750, 1,08,750, और फिर लास्ट में, लास्ट में 1,32,000। तो दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है 1,32,000। चलिए जी, अभी मुझे वेरिएबल कॉस्ट लिखनी है, मैं एक सेकंड में आपके साथ साथ कैलकुलेट करूंगा। 25,20,000, 25,20,000 इंटू 75%, 18,90,000, 25,80,000 इंटू 75%, 19,35,000, 26,10,000 इंटू 75%, 19,57,500, 26,40,000 इंटू 75%, 19,80,000। अब मैं प्रॉफिट निकालने जा रहा हूं दोस्तों, आप सब निकालें। जैसे सेल्स में से मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूंगा और उसके बाद मैं इंटरेस्ट कॉस्ट भी लेस कर दूंगा 40,000 रुपए का। तो यहाँ पे फिगर आ गई जी 5,60,000। चेक करिए, प्रपोजल 1 की निकालिए, माइनस 18,90,000 माइनस 63,000, बैलेंसिंग फिगर आ गई जी 5,67,000, 25,80,000 माइनस 19,35,000 माइनस 86,000। तो ये फिगर आ रही है जी 5,59,000। सभी करेंगे प्लीज, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी। कहते हैं तभी समझ आएगा जब खुद प्रैक्टिकली करेंगे। अभी अभी करना है, बाद में नहीं। फिर कब? अभी कर लीजिए। -19,57,500 माइनस 1,60,750, 5,43,750, 26,40,000 माइनस 19,80,000 माइनस 1,32,000, 5,28,000। ये आपके सामने मैंने प्रॉफिट लिखा है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। मैं स्टेटस से सभी को कंपेयर करूंगा, मतलब एग्जिस्टिंग पोजीशन को कंपेयर करूंगा कि मैं एग्जिस्टिंग में तो 5,60,000 कमा ही रहा था। अगर मैं 30 दिन की जगह 45 दिन का उधार दे दूं तो फिर मेरे को 7,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। और अगर मैं 60 दिन का उधार दे दूं तो 1,000 का नुकसान ही हो रहा है दोस्तों, और उसके बाद भी मैं नुकसान निकाल रहा हूं। माइनस
16,250 की नेगेटिव फिगर है दोस्तों। इसी तरह से मैं लास्ट प्रपोजल में आ गया, 32,000 रुपए की नेगेटिव फिगर है। इसका मतलब एक ही प्रपोजल ऐसा है जहां पर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रपोजल है पहला, और पहले प्रपोजल में क्रेडिट पीरियड है 45 डेज का। क्या यहां तक समझ आ गया? इसका मतलब इसी प्रपोजल को चुनना है। तो स्टेप नंबर 3 लिखिएगा, स्टेप नंबर 3 लिखिएगा। स्टेप नंबर 3 में लिखिए रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन। स्टेप नंबर 3, रिकमेंडेशन, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, जो भी है कंपनी का नाम शायद दिया नहीं है, मे बी एडवाइज्ड, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी मे बी एडवाइज्ड टू ग्रांट क्रेडिट पीरियड ऑफ 45 डेज। यही आंसर लिखा हुआ है मैंने नीचे, अगर आप ध्यान से देखें यही आंसर लिखा हुआ है। in order to maximize incremental profit, in order to maximize incremental profit। अब आप ध्यान से देखें तो मैंने इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आपको वहां पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा आंसर में 0.07 lakhs। तो एक ही बात है दोस्तों, अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आप बता दीजिए कैसे करेंगे। 0.07 इंटू 1 लाख ही तो करेंगे, तो ये आपके सामने 7,000 आ गया। और आप देखिए आंसर भी लगभग हमारा इसी के आसपास है। देखिए 7,000 ही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से एक हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप रिकमेंडेशन लिखें और मेरी बात को सुने। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मुझे एक नई चीज बतानी है। क्या आप सबने रिकमेंडेशन लिख ली? क्या आपको यहां तक समझ आ गया? लेकिन दोस्तों एक बात मैं बताना चाह रहा हूं जिसको आप पहले सुनेंगे समझेंगे ध्यान से। आपको मालूम है कि मैंने यहां पर अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट जो निकाला है, ये जो निकाला है वर्किंग नोट नंबर 2 में, वर्किंग नोट नंबर 2 में ये जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, लिखा है ना? ध्यान से देखिए, इसमें आपने एक भारी गलती की है। मैं इसमें एक लॉजिक समझाना चाह रहा हूं। क्रेडिट पीरियड तो ठीक है, आप 30 डेज 45 डेज 60 75 90 डेज का दे रहे हैं, लेकिन आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो निकाली है, मैंने यहां लिखा है अमाउंट इन्वेस्टेड इन, ये देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड इन। मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे एक चीज बताइए, आपने डेटर से नो डाउट 2 लाख रुपए लेने हैं। ये देखिए अगर आप 30 दिन का उधार देते हैं तो आपको 2 लाख रुपए लेने हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। एक बच्चा कहता है जी हम पूछ ही नहीं सकते, पूछ ही नहीं पाते क्योंकि हम दूर बैठे हैं। ठीक है बेटे, इसीलिए बेटे उन्हीं भावों को मन में रखकर मैंने खुद क्वेश्चन बनाए मेरे बेटे, और खुद ही आंसर दे रहा हूं मेरे बेटे। ध्यान से देखिए मेरे बेटे, आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 2 लाख रुपए लिखा है। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके 2 लाख रुपए इन्वेस्टेड नहीं है डेटर्स में मेरे बेटे, 2 लाख रुपए इन्वेस्टेड नहीं है डेटर्स में मेरे बेटे, क्योंकि वो तो 2 लाख आपने लेने। अच्छा जो लेने हो तो सेल्स पे डिपेंड करा। अच्छा सेल्स में प्रॉफिट भी है, नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? मैंने कहा सेल्स में प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट तो मिलना है, आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए है ही नहीं। दोस्तों यहां पर सारे बच्चे गलती करते हैं। मैं यही बात तो बताना चाह रहा हूं कि जो आपने अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट निकाला है वो आपने सेल्स पे निकाल दिया है, लेकिन हम आने वाले सभी क्वेश्चंस में इंटरेस्ट कॉस्ट जो निकालेंगे वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट इन कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट। आई रिपीट, मैं इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी निकालूंगा वो कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट पे निकालूंगा मेरे बेटे। अब आप देखिए कि कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी है, ध्यान से देखेंगे।
ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे यहां पर, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप देखिए जरा ध्यान से। आप जब सेल्स लिखते हैं तो सेल्स आपने बिल्कुल ठीक लिखी है, सेल्स तो 24 लाख रुपए बिल्कुल ही ठीक लिखी है। लेकिन इस 24 लाख रुपए में मेरे बेटे, 24 लाख रुपए में एक तो कॉस्ट है और एक प्रॉफिट है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट लग रही है कंपनी की, वो प्रॉफिट में नहीं लग रही, आपकी इन्वेस्टमेंट तो कॉस्ट में ही लग रही है, कॉस्ट में ही इन्वेस्टमेंट लग रही है। इसका मतलब इंटरेस्ट आपको इसके ऊपर ही निकालना चाहिए। तो ये कौन सी कॉस्ट है, मैं रिपीट करता हूं, इसका नाम है कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट। आई रिपीट, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका नाम है कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसमें दो ही चीजें आती है बेटे, इसमें दो ही चीजें आती हैं, इसमें दो ही चीजें आती हैं मेरे बेटे, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक बेटे फिक्स कॉस्ट। इसीलिए तो आप ध्यान से देखिए, मैंने जब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाई तो कॉस्ट में पहले लिखा वेरिएबल कॉस्ट, फिर लिखा फिक्स कॉस्ट और फिर लिखा इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ये इन्हीं दोनों के ऊपर तो रिलेट करती है, इंटरेस्ट कॉस्ट इन्हीं दोनों के ऊपर तो रिलेट करती है। इसीलिए कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट पे ही हम निकालेंगे। अब एक बच्चा कहने लगा मास्टर ये बता कहना क्या चाह रहा है, करना क्या है, ऐसी फालतू की बातें कर रहा है। बता रहा हूँ बेटे, बता रहा हूँ मेरे बेटे, लॉजिक तो बताओ ना बेटे, लॉजिक तो बताओ ना बेटे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटे कि जो आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो इंटरेस्ट आपने इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स पे निकाला है, जो कि इन्वेस्टमेंट गलत है। आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख पे नहीं हुई, आपकी इन्वेस्टमेंट किस पे हुई है बेटे, आपकी इन्वेस्टमेंट तो दो ही चीजों पे होती है, एक तो बेटे वेरिएबल कॉस्ट पे और एक बेटे फिक्स कॉस्ट पे। एक वेरिएबल कॉस्ट पे होती है और दूसरी फिक्स कॉस्ट पे होती है दोस्तों, एक वेरिएबल कॉस्ट पे होती है और दूसरी फिक्स कॉस्ट पे होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट पे होती है और दूसरी फिक्स कॉस्ट पे होती है। इसीलिए मैंने 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 पहले वेरिएबल कॉस्ट लिखा फिर फिक्स कॉस्ट लिखा और उसके बाद इंटरेस्ट लिखा, जिससे कि आपको याद भी रहे कि इंटरेस्ट कॉस्ट ऊपर वाली दो के ऊपर निकालते हैं, ना कि सेल्स के ऊपर। तो अब करना क्या है पेपर में, एक बच्चा कहने लगा कि मास्टर ये बता पेपर में क्या करना है। बेटे बता रहा हूं ना, बेटे बता रहा हूं ना, ठंड तो रख लो ना बेटे, ठंड तो रख लो ना। आप बेटे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट लिखें रिकमेंडेशन के बाद, इट may be noted that it may be noted that it may be noted that opportunity interest cost is always to be calculated on is always to be calculated on cash operating cost. It is always to be calculated on cash operating cost, that is variable cost plus fixed cost. गांठ बांध के बात समझ लें, हम कभी भी प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हमारी इन्वेस्टमेंट तो खाली वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में है। इसलिए आज के बाद कुछ भी क्वेश्चन करें तो आप ध्यान से कैलकुलेट करें। चलिए मैं दोबारा से वर्किंग नोट नंबर 2 बनाकर दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि पेपर में कैसे करना है। तो हेडिंग लिखिए, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। लिखे मेरे बेटा, लिखे मेरे लाल, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है जी, चलिए एक बार हम लिख रहे हैं, स्टेटस प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, प्रपोजल 3, प्रपोजल 4। ये लो जी, ये लो सर। आइए हम यहां लिख रहे हैं क्रेडिट पीरियड,
क्रेडिट पीरियड 30 डेज, डेज में लिखना ना बेटे, 45 डेज, 60 डेज, 75 डेज, 90 डेज। बेटे यहां पर मेरे बेटे सेल्स नहीं लिखेंगे बेटे, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखेंगे बेटे। इसमें दो चीजें आती हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। चांस की बात है बेटे, इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं दिया, इसलिए कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेम ही है। चलिए जी, चलिए एक बार देख लें, एक बार देख लें कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी। आइए ये देखिए बेटे, प्रपोजल 1 में स्टेटस में 18 लाख थी, फिर 1890 थी, फिर 1935 थी। तो हमारी यही इन्वेस्टमेंट हो रही है बेटे, हमारी यही इन्वेस्टमेंट